कभी सोचा है एक यूनिवर्सिटी बनती कैसे है? ये सिर्फ ईंटों और गारे की बात तो नहीं है। हर बड़े इदारे की तरह इसकी शुरुआत भी एक ब्लूप्रिंट से होती है। तो आज हम ABJW यूनिवर्सिटी फैसलाबाद एक्ट 2025 की गहराइयों में उतरेंगे। ये वो कानूनी दस्तावेज है जो इस इदारे की हर चीज तय करती है, उसके इख्तियारात से लेकर उसके कवानीन तक। आइए इसके कोड को मिलकर डिकोड करते हैं। अच्छा, तो इस सफ़र में हमारा मंसूबा क्या है? हम 5 अहम हिस्सों को देखेंगे। सबसे पहले एक यूनिवर्सिटी कानूनी तौर पर वजूद में कैसे आती है, फिर उसके बोर्ड रूम में असल ताकत किसके पास है, रोज़मर्रा के काम कौन संभालता है, उसका एकेडमिक इंजन यानी तालीमी दिल कैसे धड़कता है, और आखिर में कैंपस लाइफ को कौन से कवानीन चलाते हैं। तो शुरू करते हैं। तो पहला कदम, आखिर किसी इदारे को यूनिवर्सिटी का सरकारी दर्जा मिलता कैसे है? इसी हिस्से में हम ABW यूनिवर्सिटी की कानूनी पैदाइश और इसके बुनियादी मकसद को समझेंगे, वो सब कुछ जो 2025 के एक्ट में लिखा गया है। सबसे पहले एक बहुत अहम कानूनी तस्वुर। कानून की नज़र में ना, ये यूनिवर्सिटी सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं है। एक्ट के सेक्शन 3 के मुताबिक ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है। इसका मतलब क्या हुआ? इसको ना एक अलग शख्स की तरह समझें, एक ऐसी एंटिटी जो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, मुआहदे कर सकती है और हाँ, अदालत भी जा सकती है। और यही चीज़ इसे एक मुस्तकिल और खुद मुख्तार इदारा बनाती है। और इसकी बुनियाद में एक बहुत ही अहम उसूल रखा गया है। सेक्शन 5 एक वाज़िया वादा करता है, इस यूनिवर्सिटी के दरवाजे सबके लिए खुले होंगे। यहाँ जिन्स, मजहब, नस्ल या किसी भी दूसरे पस मंज़र की बुनियाद पर कोई इम्तियाज, कोई तफरीक नहीं होगी। ये सिर्फ कोई पॉलिसी नहीं है, बल्कि इस इदारे की कानूनी बुनियाद का हिस्सा है। तो सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी का असल काम क्या है? सिर्फ डिग्रियां बांटना? बिल्कुल नहीं। सेक्शन 4 के मुताबिक इसका दायराकार बहुत वसी है। हम बात कर रहे हैं नए तहकीकी मराकज़ बनाने की, तुलबा को करियर काउंसलिंग देने की, अपने साबिक तुलबा के साथ एक कम्युनिटी बनाने की और एक जिंदा दिल कैंपस लाइफ को फ़रोग़ देने की। मतलब ये एक पूरा तालीमी इकोसिस्टम बनाने का मंसूबा है। अच्छा, तो शुरू में यूनिवर्सिटी किन मज़ामीन पर तवज्जो देगी? शेड्यूल 1 बताता है कि शुरुआत में 4 मरकज़ी फैकल्टियाँ होंगी: कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, सोशल साइंसेज और साइंसेज। इससे हमें इदारे की इब्तिदाई तालीमी सिमत का साफ इशारा मिल जाता है। चलिए, यूनिवर्सिटी तो कानूनी तौर पर बन गई, मगर अब सवाल ये है, इसे चलाएगा कौन? असल ताकत, असल इख्तियार किसके हाथ में होगा? आइए अब इसके पावर सेंटर यानी इसके बोर्ड रूम में झांक कर देखते हैं। ये है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, जिसकी तश्कील सेक्शन 18 में बताई गई है, और ये काफ़ी दिलचस्प मुरक्कब है। इसमें कंपनी के लोग भी हैं, हुकूमत और असेंबली के नुमाइंदे भी, तालीमी माहिरीन भी और यूनिवर्सिटी की अपनी क़ियादत भी। मकसद बिल्कुल साफ है, कारोबार, हुकूमत और तालीम के दरमियान एक ऐसा तवाज़ुन कायम करना जो इदारे के लिए बेहतरीन हो। तो ये बोर्ड करता क्या है? सेक्शन 19 के मुताबिक अगर सीधे लफ्ज़ों में कहूँ तो लगभग सब कुछ, यूनिवर्सिटी की पॉलिसी बनाने से लेकर बजट मंजूर करने तक, नए शोबे खोलने से लेकर कवानीन को हतमी मंजूरी देने तक, हर बड़ा फैसला इन्हीं के हाथ में है। मुख्तसरन, यूनिवर्सिटी की कामयाबी या नाकामी की आखिरी जिम्मेदारी इसी बोर्ड के कंधों पर है। ठीक है, बोर्ड तो हिकमत अमली बनाता है, बड़े फैसले करता है, लेकिन रोजमर्रा के काम कौन देखता है? यूनिवर्सिटी को रोजाना की बुनियाद पर कौन चलाता है? आइए अब इन अहम ओहदेदारों से मिलते हैं जिनके जिम्मे ये काम है। सबसे पहला ओहदा है चांसलर का। सेक्शन 7 और 8 के मुताबिक ये ओहदा गवर्नर पंजाब के पास होता है। इनका किरदार कह सकते हैं ज़्यादातर रस्मी और निगरान नौयत का होता है, मसलन कॉन्वोकेशन की सदारत करना या एजाजी डिग्रियों को मंजूरी देना। फिर आते हैं वाइस चांसलर। इनको आप यूनिवर्सिटी का CEO समझ लें। सेक्शन 10 और 11 के मुताबिक यूनिवर्सिटी के तमाम इंतज़ामी और तालीमी मामलात के ज़िम्मेदार यही हैं। सालाना रिपोर्ट तैयार करना और इसे बोर्ड के सामने पेश करना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। अच्छा, अब 2 और बहुत अहम किरदार हैं, रजिस्ट्रार और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस। इनमें फ़र्क समझना ज़रूरी है। सेक्शन 13 के मुताबिक रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी के मरकज़ी रिकॉर्ड कीपर हैं। समझें कि दाखिले से लेकर ग्रेजुएशन तक हर चीज़ का रिकॉर्ड उनके पास है। दूसरी तरफ सेक्शन 14 के तहत कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, इम्तिहानात का मुनसिफाना और हमवार इंतज़ाम। तो एक रिकॉर्ड संभालता है, दूसरा इम्तिहानात।
اور پھر آتے ہیں ٹریجرر یعنی خزانچی. ان کو آپ یونیورسٹی کا چیف فائنینشیل آفیسر یا CFO کہہ سکتے ہیں. سیکشن 15 کے تحت یونیورسٹی کے تمام اثاثوں، بجٹ اور اکاؤنٹس کو منظم کرنا انہی کا کام ہے. اور یہ کردار یقیناً ادارے کی مالی صحت کے لیے انتہائی اہم. چلیے انتظامیہ سے تھوڑا ہٹ کر اب یونیورسٹی کے ایکیڈیمک دل کی طرف آتے ہیں، اس انجن کی طرف جو اس کی تعلیم اور تحقیق کو چلاتا ہے. آخر وہ کون سی باڈی ہے جو تدریس اور تحقیق کے معیار کو یقینی بناتی ہے؟ یہ ہے ایکیڈیمک کونسل، اور سیکشن 22 کے مطابق اس میں یونیورسٹی کے بہترین تعلیمی دماغ شامل ہیں. وائس چانسلر ہیں، تمام ڈینز، پروفیسرز، شعبوں کے سربراہان، اور صرف یہی نہیں بلکہ نامزد کیے گئے اساتذہ اور باہر سے ماہرین بھی اس کا حصہ ہے. گویا یہ تمام تعلیمی معاملات کے لیے ایک قسم کا تھنک ٹینک ہے. لیکن اس کونسل کا کام اختیارات کا نہیں بلکہ مشورے کا ہے. اس کی طاقت اس کے مشورے میں ہے. سیکشن 23 بتاتا ہے کہ یہ تعلیمی معاملات پر بورڈ کی رہنمائی کرتی ہے، نئے کورسز کا مشورہ دیتی ہے، تدریسی معیار طے کرتی ہے، داخلوں کے اصول بناتی ہے. تو اس طرح سے اکیڈمک کونسل تعلیمی سمت طے کرتی ہے اور بورڈ آف گورنرز اس پر آخری مہر لگا کر اسے نافذ کرتا ہے. اور اب ہم آتے ہیں اپنے آخری حصے کی طرف، یونیورسٹی کی اپنی رول بک. دیکھیں، ہر ادارے کی طرح ایک یونیورسٹی کو بھی چلانے کے لیے اپنے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے نا؟ یونیورسٹی کا اپنا ایک پورا قانونی نظام ہے. اس کو 3 سطحوں پہ سمجھیں. سب سے اوپر ہیں رولز جو حکومت بناتی ہے. ان کے نیچے آتے ہیں اسٹیچوٹس. یہ سمجھ لیں یونیورسٹی کا اپنا آئین ہے جسے بورڈ منظور کرتا ہے. اور سب سے آخر میں ہے ریگولیشنز جو روزمرہ کے چھوٹے بڑے معاملات جیسے ہاسٹل کے قوانین یا لائبریری کے اوقات کے لیے ہوتے ہیں. یہ تینوں مل کر کیمپس کی ہر چیز کو منظم کرتے ہیں. اور اگر اس پورے انتظامی ڈھانچے کو صرف ایک جملے میں سمیٹنا ہو تو ایکٹ کے سیکشن 19 کا یہ اقتباس سب کچھ کہہ دیتا ہے. یونیورسٹی کے معاملات کی انتظامیہ اور انتظام بورڈ کے سپرد ہوگا. بالکل صاف. آخری اختیار بورڈ آف گورنرز کے پاس ہی ہے. فل سٹاپ. اس ایکٹ میں ایک بہت ہی دلچسپ نکتہ بھی چھپا ہوا ہے. سیکشن 6 کہتا ہے کہ یونیورسٹی پہلے 10 سال تک کوئی سب کیمپس نہیں کھول سکتی. اس کے پیچھے پیغام بہت واضح ہے. جلدی میں ادھر ادھر پھیلنے کے بجائے پہلے اپنے مرکزی کیمپس کو عالمی معیار کا بناؤ. یہ معیار کو مقدار پر ترجیح دینے والی حکمت عملی ہے. بہت زبردست بات ہے. تو قانونی بلو پرنٹ تو اب تیار ہے. ہم نے پورا ڈھانچہ دیکھ لیا. لیکن اصل سوال تو اب شروع ہوتا ہے. قانون اور ڈھانچے سے ہٹ کر آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی یونیورسٹی کو واقعی میں کامیاب بناتی ہے؟ شاید اس سوال کا جواب اس دستاویز سے باہر، اس کے لوگوں میں، اس کے کلچر میں اور اس کے ویژن میں ملے گا.